नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शायद मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, बहुत सारे दर्शक जो लगातार इंडिया रियल एस्टेट गाइड देखते हैं और स्पेशल एपिसोड जब हम आज कर रहे हैं तो शायद समझ ही गए होंगे कि किस बारे में करने जा रहे हैं। जी हाँ, देश के इतिहास में ऐसा कम ही हुआ है जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। काले धन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हुआ है और एक आम धारणा ये भी है कि काला धन रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा होता है। तो क्या भारत में जिस तरीके से सरकार ने इस वक्त 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं, कोशिश है कि घरेलू काले धन पर एक बड़ी लगाम लगाई जाए। इससे रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि इस समय ऐसी बहुत सारी बातें बाजार में हो रही हैं कि आने वाले वक्त में रियल एस्टेट मार्केट में दाम गिर जाएंगे, काला धन सारा साफ हो जाएगा, कुल मिला के क्या इंपैक्ट आएगा मार्केट पर, इकोनॉमी पर, ये आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पैनल है, बड़ा पैनल है, जिसमें रियल एस्टेट के हर तरह के बड़े जानकार है। उस पैनल से आपको मिलवा देता हूं। हमारे पास अमित गोयनका साहब हैं जो कि सीएमडी है निसिस फाइनेंस के और बहुत अच्छी समझ रखते हैं रियल एस्टेट की और उसके फाइनेंशियल्स की। विजय मीरचंदानी साहब है हमारे साथ, एमडी मीरचंदानी ग्रुप है। साथ में आप क्रेडाई नेशनल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं और क्रेडाई मध्य प्रदेश के चेयरमैन भी है। पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर आस, हमारे पुराने साथी, बहुत अच्छा आंकड़ों पर पकड़ रखते हैं जहां तक रियल एस्टेट की बात है और अच्छे जानकार। और अशोक छाजेड़ साहब, सीएमडी आर्यन सुपर स्ट्रक्चर, नवी मुंबई के जाने माने डेवलपर, और एक अलग इंटरेस्ट है इनका इकोनॉमी और उससे जुड़ी रियल एस्टेट की बातों पर। तो चार बड़े महारथी हमारे साथ, जिनसे हम ये समझेंगे कि अब जब इतना बड़ा प्रहार हो गया है रियल एस्टेट के ऊपर, जिसे माना जा रहा है कि बहुत बड़ा असर आएगा, इकोनॉमी से काला धन खत्म होगा तो रियल एस्टेट भी बदलेगा, इस पे चर्चा आज होगी। सबसे पहला सवाल अगर मैं विजय भाई आपसे पूछूं, क्योंकि क्रेडाई का हम एक स्टेटमेंट देख रहे थे, जारी किया गया क्रेडाई की तरफ से कि बाजार में बड़ी सारी बातें हो रही हैं कि अब रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर जाएगा, दाम गिर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो आप क्या पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे, ये जो हुआ है इससे रियल एस्टेट पे कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा? जो हमारा मानना है कि क्रेडाई से ज्यादातर जुड़े हुए लोग या सेक्टर्स, हम बिल्डर्स की बात करें तो इस पे असर इसलिए हम नहीं बोल रहे नहीं आएगा, फॉर द प्राइमरी रीजन दैट वी आर मोस्टली केटरिंग टू प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज ऑलमोस्ट द फर्स्ट होम बायर और मे बी अपग्रेड जो कर रहा है, और उस सेक्टर में इतना इनफैक्ट कैश वॉज नॉट देयर, क्योंकि जो हमारा बायर है वो बहुत ज्यादा लोन डिपेंडेंट है और वो कोशिश करता है जितना ज्यादा लोन मिल जाए। इनफैक्ट वी कीप गेटिंग रिक्वेस्ट कि साहब फर्नीचर भी दिखा दीजिए तो हमको लोन ज्यादा मिल जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बायर। सो वी डोंट सी एनी फॉल इन दैट सेगमेंट। उसमें हमें कोई प्राइमरी उसमें तकलीफ नहीं होगी। इनफैक्ट वी आर वेलकमिंग दिस मूव बिकॉज जो पैसा जिस तरह से जमा हुआ है, कल एसबीआई के आंकड़े आए, उन्होंने कहा 53,000 जमा हो गए 2 दिन में, और 53,000 अगर मान लिया जाए कि 1 लाख हर आदमी ने जमा किए तो सिर्फ 53 लाख लोगों ने जमा किए, जो कि इंडिया का 0.4 या 0.5 पॉपुलेशन है, विच मीन्स हाउ मच मोर विल कम इन कमिंग डेज अप टू 13 दिसंबर। अभी तक बड़े लोगों ने पैसा नहीं जमा किया। सो टिपिकली वी सी अ लॉट ऑफ मनी कमिंग टू सेक्टर विच विल इन टर्न ब्रिंग डाउन दी इंटरेस्ट रेट्स। हैविंग सेड द इंटरेस्ट रेट्स अगर कम आते हैं 6% या 60% पे, जो कि अर्लियर बीजेपी रेजिम जो था उस समय 7.5% पे हमने एक बहुत बड़ा बूम देखा था इस सेक्टर में, और अगर हम उस आंकड़े की तरफ देखते हैं 7.5%, 7%, 6%, इनफैक्ट हमारा अनुमान है कि बढ़ेगा तो 6% पे आएगा। सो वी सी अ डिफरेंट सिचुएशन। वी डोंट सी अ, जो अपन बोल रहे हैं कि गिरेगा, हम सोचे कि डिमांड बढ़ेगी और मे बी ए टेम्पररी फेज आ सकता है, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन इन सम टाइम वी विल सी अ गुड डिमांड एंड बिल्डर्स विल बी हैप्पी। अशोक छाजेड़ साहब, सीएलएसए, क्रेडिट स्विस, नोमुरा, बड़े बड़े रिसर्च फर्म्स और बहुत सारा आंकड़ा के साथ ये लोग काम करते हैं, इनका ये मानना है, अपनी अपनी रिपोर्ट्स इन्होंने जारी करी कि 20% का करेक्शन आएगा। और वही एक जो धारणा है अपनी रिपोर्ट में भी लिखते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारा अनअकाउंटेड मनी पार्क होता है। ये सबसे आसान रास्ता होता है, जिसे आप काला धन कह लें, अनअकाउंटेबल मनी कह लें, उसे पार्क करने के लिए, और ये प्रैक्टिस कई सालों से भारत में है। इनकी रिपोर्ट कहती है 20% का करेक्शन होगा। अब क्या इनकी रिपोर्ट्स को भी हम थोड़ा नजरअंदाज करें? नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ तथ्य भी है। और काला धन रियल एस्टेट में और जमीनों में हमेशा इतने सालों तक रहा भी है। विचारधारा इस सरकार के आने के बाद में काफी धीरे धीरे पिछले 6, 9, 12 महीनों से बदली है व्यापारियों की और लोगों की के काला धन आने वाले टाइम में समेटना और संजोना बहुत ही मुश्किल है। और इनकी जो रिपोर्ट है वो मेजरली मेट्रो सिटीज से निकले हुए डेटास की है,
जहां पर प्राइसिंग सेक्टर जो घर के हैं वो अपर सेगमेंट के लिए होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के घरों के लिए, वहां पे जरूर इस कालाधन का पहले भी समावेश था, जिसमें ये करेक्शन जरूर आएगा। लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी, जो बजट हाउसिंग थी, यानी 2 टायर सिटीज में 20 लाख रुपए, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज के सबअर्बन एरियाज के अंदर जो पेरीफेरी नवी मुंबई एज वेल एज थाना, कल्याण, डोंबिवली इस एरिया के हैं, तो वहां पे 50 लाख की थी, उसमें ऑलरेडी कालाधन एलिमिनेट हो चुका था और जीरो मात्रा पे था। उसमें मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है उस पर्टिकुलर ब्रैकेट में 50 लाख एंड बिलो में। ऊपर वाले में जरूर कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके करेक्शन से जमीनों के दामों में भी बहुत बड़ी गिरावट आएगी। और जैसे सभी ने देखा और कहा कि भाई बैंकों में पैसा आने से इंटरेस्ट रेट कम होगी, ये सारी चीजें रियल एस्टेट के लिए बहुत ही इसका एक पॉजिटिव देख रहे हैं। लेकिन लैंड प्राइसेस की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले अमित गोयनका साहब, अगर हम रियल एस्टेट को जोड़ें सीधे मार्केट से, शेयर मार्केट से, तो बीएससी का जो रियल्टी इंडेक्स है वो पिछले जब से खबर आई है बहुत बुरी तरह हिट हुआ और सारे बड़े स्टॉक 15% 20% ऐसा झटका खाया है। तो वो भी एक रिफ्लेक्शन दे रहा है सेंटिमेंट किस तरह से बिगड़े हैं। क्या उसको भी एक आईना माने या एक मानदंड माने जिससे हमें समझ में आए कि हाँ ये बड़ा प्रहार होने जा रहा है? ये तो एक तो सेंटिमेंटल रिएक्शन तो होता ही है, क्योंकि ये बात जाहिर है, जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि कहीं न कहीं अनअकाउंटेड मनी या कालाधन का समावेश रहा है रियल एस्टेट में। तो इसके लिए पहला जो प्रतिक्रिया होती है कि कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट आता है, तो इसका क्वांटिफिकेशन ऑफ कोर्स इस समय थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात यह है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं ज्यादा करके उनके लैंड बैंक वैल्यूएशन पे उनका लिस्टिंग हुआ था, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी लैंड बैंक थी, बहुत ज्यादा एफएसआई था, और कहीं ना कहीं उसका जो वैल्यूएशन है वो अब थोड़ा सा बिगड़ेगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जैसे अशोक जी ने बताया कि जो लैंड प्राइसिंग है या जो लैंड की ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो कुछ हद तक ये अनअकाउंटेड मनी को पार्क करने के लिए भी हुए गए हैं। तो उसमें क्योंकि वैल्यू श्रिंक होगी, तो इसके लिए उनकी वैल्यूएशन उस हद तक डेफिनेटली गिरेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जो रेडी इन्वेंट्री है या जो माल बन के बिक रहा है उस पर कोई ज्यादा असर आए, मगर जो लैंड बैंक है या जो फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल है उस पर डेफिनेटली असर आने की संभावना है। तो ये जो करेक्शन है रियल एस्टेट का, ये आई थिंक जायज भी है, क्योंकि फ्यूचर प्राइसेस जो हैं वो करेक्ट होंगे, और रियल एस्टेट हमेशा फ्यूचर और स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर के अर्निंग्स को, फ्यूचर के पोटेंशियल को, फ्यूचर मार्जिन्स को डिस्काउंट करके रिफ्लेक्ट करता है। तो अगले 5 साल 7 साल 10 साल में डेफिनेटली ये जो इन्फ्लेटेड ओवर प्राइस एसेट क्लासेस थे इनके बुक्स में पड़े हुए, लैंड बैंक्स थी, ओवर साइज इन्वेंट्री या लग्जरी इन्वेंट्री जैसे अशोक जी ने बताया, तो वहां पे इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आना है। और क्योंकि वो इम्पैक्ट अगले 3 से 5 साल में दर्शाया जाएगा, उसका जो असर है उसको आज स्टॉक मार्केट में कुछ हद तक कैप्चर किया गया है। पंकज जी, लैंड की बात हो रही है, अमित गोयनका साहब ने भी कहा, अशोक जी ने भी कहा, और हमारी हमेशा बात होती है कि लैंड ही वो कंपोनेंट है जो रियल एस्टेट को महंगा कर देता है, क्योंकि वो महंगा मिलता है आपको। तो ये जो प्रहार अब हुआ है और सभी मान रहे हैं कि इससे लैंड की प्राइसेस पर असर जरूर आएगा, तो क्या हम आगे जाते हुए रियल एस्टेट को सस्ता होता हुआ देखेंगे? बिल्कुल, इसमें अगर आप देखिए तो कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी। आज अगर हर जगह पे देखते हैं कि आप अनडेवलप्ड लोकेशन है जहां पे नो मैंस लैंड है, वहां पे भी आप जाइए तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लैंड के भाव चल रहे हैं। और अगर उस लैंड के भाव को अगर हम कंसीडर करके अगर उस पर डेवलपमेंट कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करते हैं, तो अगर जो सेलिंग प्राइस आता है उस सेलिंग प्राइस कहीं से वो जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि वहां पे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो उसके साथ इंटरेक्ट करती हुई नजर नहीं आती। और यही कारण है कि अगर आप देखिए तो डेवलपर का जो सेल्स का डिपेंडेंसी पिछले 10 साल पे इन्वेस्टर ओरिएंटेड रहा, क्योंकि जो डोमेस्टिक एफिशिएंसीज थी और डोमेस्टिक डिमांड थी वो उसको इंटरेक्ट करती हुई नजर ही नहीं आ रही थी। तो ये जो होएगा, इसमें जो लैंड के अंदर जो करेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंड प्राइस अनप्रोडक्टिव हो गए क्रॉस इंडिया, और ये हमेशा ऐसे ही होता है। अगर हम देखें कि जो करेक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कितना जल्दी होता है? क्या ये बहुत लॉन्ग टर्म बात है या हम बिल्कुल नियर फ्यूचर में? देखिए लैंड का क्या है कि अगर आप देखिए कि आजकल लैंड के ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पिछले 2 साल से कम होते हुए दिखे। अगर आप देखिए जब
एक तेजी आई थी जब पैसा बहुत आ रहा था मार्केट में, तो आप 2004, 5, 6 के पीरियड और 7, 8 और उसके बाद 9, 10, 11 जब वो पीरियड था जब एक एक्सुबरेंट थी, लोग बाहर जाकर के लैंड खरीद रहे थे, तो वो एक पीरियड था जब लैंड की खरीदी आ रही थी। आज तो इवन डेवलपर लैंड बेचना चाहते हैं। अगर आप देख लीजिए कितने सारे डेवलपर हैं जिनकी पुरानी लैंड बैंक पड़ी हुई है और कोई खरीदार नहीं है। कितने लोग हैं जो इस वक्त जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। 2 डेवलपर तो हमारे साथ, हाँ 2 डेवलपर। अगर आप बात कर लीजिए तो आज डेवलपर का एक मंत्र है कि खुद अपने पैसे से जमीन खरीदने से अच्छा है कि आप जॉइंट वेंचर कर लीजिए। तो ये करेक्शन जो है ये ऑलरेडी सेट था मार्केट में, क्योंकि इन्वेंट्री जिस लेवल पे बढ़ गई है, सेल्स हो नहीं रही है। जो चीज थी जो मान के ही चल रहे थे वो तो ऑलरेडी कंडीशंस बनी हुई थी, लेकिन ये जो एक बॉम्ब फूटा है, करेक्ट, इसका इम्पैक्ट मैं समझना चाहता हूं। इसका इम्पैक्ट ये है कि मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि इमीडिएट करेक्शन होने वाला है, कि रियल एस्टेट जो है ना एक शिप की तरह टर्न करता है, वो आप इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है 3 से 6 महीने के अंदर आपको करेक्शन होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है अभी आज की तारीख में स्थिति ये है कि कैश जनरेशन या फंड फ्लो जनरेशन हर कंपनी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि बैंक का लोन सर्विस करना है, सरकारी खाते में पैसे जमा करने हैं, दुनिया भर के और खर्चे हैं, मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये जो फंड फ्लो की रिक्वायरमेंट वो पहले ही काफी गंभीर थी। अब अगर सेल्स कोई कारण से कम होंगे, और होंगे सेल्स, ऐसा नहीं है कि यस, ये बात सही है कि जो मध्यवर्गीय बायर्स हैं वो होम लोन बैक्ड हैं और उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सेंटिमेंटल डैमेज जरूर होगा। क्यों सोचेंगे कि अगर इतना पैसा आ रहा है तो डेफिनेटली अगर होम लोन कॉस्ट कम होंगे तो थोड़ा रुक लिया जाए, तो उसमें थोड़ा सा एक ठहराव आने की संभावना है। दूसरा, जो नॉन लोन बेस्ड बायर्स हैं वो डेफिनेटली एक वेल्थ इंपेयरमेंट के नजरअंदाजे में थोड़ा सा और ठहर जाएंगे कि अपने और इमीडिएटली एसेट क्रिएशन की जरूरत नहीं है, वेल्थ प्रिजर्वेशन देखें, जो अपने पास है उसको जमा पूंजी को पहले संभालें। तो अगर सेल्स और स्लो डाउन होती है, ऑलरेडी काफी स्लो डाउन थी और थोड़ा हल्का फुल्का हमने रिवाइवल भी देखा था इस दिवाली सीजन में, कुछ सेक्टर्स में, कुछ मार्केट्स में 15 से 20% की जो सेल की बढ़ोतरी हुई है, और अगर वो अब वो पूरा रिवर्स हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक फंड फ्लो जनरेशन की वजह से डेवलपर्स को प्रोजेक्ट्स को अपने दाम कम करने ही पड़ेंगे अगले 3 से 6 महीने तक के लिए, ताकि एक वो जो कैश फ्लो जनरेशन की रिक्वायरमेंट है वो बनी रहे। वो हालांकि हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, कम है, मगर उसको भी और उनको वेफर डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पहली बात तो जिनके पास इन्वेंट्री काफी पड़ी है, जिनके पास फ्रंट फ्लो की रिक्वायरमेंट है, और जो थोड़े बड़े स्केल के डेवलपर्स हैं, जो लेवर्ड हैं, जिनके पास काफी हद तक बैंक लोन्स हैं, उनको ये जरूरी हो जाएगा कि वो एक दाम कम करें, स्कीम्स ऑफर करें, जैसे तैसे हो सके वो बायर्स को अपना उन बायर्स का इंटरेस्ट मेंटेन रखें। क्या कहेंगे अशोक जी, एग्री करेंगे? नहीं, मैं संपूर्ण रूप से तो नहीं एग्री करता हूं, क्योंकि सिस्टम में पैसा आने से एक जो एंड यूजर बायर है उसकी ताकत बढ़ेगी, चाहे लोन हाउसिंग लोन रेट इंटरेस्ट कम होने से। आना उसका एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू वो भी तो है जो अमित गोयनका साहब, रियल एस्टेट अगर बरसों से देखे जाए तो उसका एक ही फैक्टर है जिसके कारण उसके भाव में या सेल्स में कम या ज्यादा होती है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। और आज के तौर में जो देखते हैं कि ऑलरेडी डिमांड प्रोजेक्ट्स लोगों ने डिजाइन करके फ्लोट कर चुके थे, जिसको इन्वेंट्री के नाम पे बोलते हैं। तो आज जमीनें एक प्रोजेक्ट में अगर 20 लाख स्क्वायर फीट है तो 20 लाख स्क्वायर फीट एक साथ कोई बिल्डर चालू नहीं करता है। उसको अगर डेटा 20 लाख स्क्वायर फीट का डालो तो इन्वेंट्री ज्यादा दिखती है, फेज वाइज में 4 लाख फुट डालो तो इन्वेंट्री दिखती ही नहीं है। तो इन्वेंट्री भी किस हद तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो फिगर्स है उसमें रनिंग प्रोजेक्ट्स, रनिंग बिल्डिंग्स, रनिंग फेजेस के हिसाब से इन्वेंट्री कैलकुलेट होनी चाहिए, और उसको देखते हुए लगता नहीं है कि कहीं पे भी कोई गिरावट की जरूरत है। बिल्डर के पास आराम से हाथ में कैलकुलेशन से शायद पंकज जी एग्री नहीं करेंगे। मैं ग्राउंड रियलिटी पे ये जरूर कहूंगा कि अगर मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट में अगर 40 बिल्डिंग है तो मैं 40 बिल्डिंग एक साथ शुरू ही नहीं करूंगा। मैं कहूंगा जमीन मेरी खरीदी हुई है तो ठीक है, मैं 4 बिल्डिंग ही शुरू करूं, डिमांड और सप्लाई को मैच करने की कोशिश करूं। मैं 2 बातों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं ये कहता हूं कि एज्यूमिंग कि अगर कि 20% करेक्शन होता और उसकी जरूरत है, क्योंकि बिल्डर को आज सेल्स की जरूरत है, उसको कैश फ्लो अपना लेके आना है। दूसरी बात यह है कि अगर ये होना होता तो पिछले 1.5-2 साल पहले हो चुका होता। कैश फ्लो ऑलरेडी से स्ट्रेसफुल है। और दूसरी बात है कि अगर मार्केट में फिर भी बिल्डर्स आज तक सस्टेन कर रहे हैं, वही तो ब्लैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक मनी बहुत है क्या? तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि डेवलपर बोल रहे हैं कि प्राइमरी सेल्स में ब्लैक मनी
काफी हद तक खत्म हो गया है। और अगर हम ये बोलें कि 20% आज भी करेक्शन इसमें होना चाहिए, तो ये कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो या तो हमको ये मानना पड़ेगा कि आज भी 20-25% का कैश चल रहा है मार्केट में, जो मैं बोलता हूं लग्जरी हाउसिंग में चल रहा है। अफोर्डेबल सेगमेंट में मुझे लग रहा था ये बहुत हद तक खत्म हो गया। निवेशक का एक तरीका ये भी है निवेशक को देखने का कि मुझे उस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो एक बात है, लेकिन अगर मेरे पास ब्लैक मनी पड़ा है जो मुझे एक ऐसी एसेट में पार्क करना है जिसकी शेल लाइफ बहुत बड़ी है, तो मैं लगा दूंगा ना। हाँ, लगा दूंगा। अब ये है कि लेकिन अगर उन्होंने देखा कि ग्रोथ ही नहीं हो रही है, और अगर देख लिया सेकेंडरी मार्केट में आज भी हो रहा है, लग्जरी हाउसिंग में आज भी हो रहा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज इन्वेस्टर यहां डालना नहीं चाह रहा। और दूसरी बात है, आज जो है गवर्नमेंट विजिल थी पिछले 1.5 साल से 2 साल से, तो आज का जो निवेशक जिसके पास ब्लैक का पैसा था वो रियल एस्टेट पे ऐसे ब्लाइंडली जा नहीं रहा था। वो मालूम था कि अगर वो जा रहा है, आंकड़े हैं, हालांकि ये भी एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट मुझे लगता है। विजय भाई आपसे पूछता हूं कि ये जब से हुआ है, तो जो हम रियल्टी स्टॉक की बात कर रहे थे 16% गिर गए, अब मार्केट्स में देखिए रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में 25% गिर गया, गुड़गांव में कम से कम 40% रेट क्रैश किए हैं, छतरपुर जैसे इलाकों में भी लगभग यही है। 20 करोड़ का जो पहले वहां पर फार्म हाउस बिक रहा था वो ओवरनाइट 15 करोड़ पे आ गया है। इन बातों पर कितना बिलीव करें? नहीं, ये 20 और 40% जो बात आपने बोली, आई डोंट थिंक दिस इज लास्ट 3 days। ये फार्म हाउस का बात एक अलग बात है, लेकिन जहां तक 20% करेक्शन, या गुड़गांव में जो फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ होती थी 90 लाख में बिक रहा है इस समय, लोग देने के लिए तैयार हैं। बट अगेन दिस यू टॉक अबाउट सेकेंडरी मार्केट, बिल्डर इज रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट। मैं पंकज जी बात सहमत हूं कि पिछले 2 साल से अगर वो बात में मैं भी सहमत हूं कि दिल्ली के मार्केट में स्थिति है, तो दिल्ली के मार्केट में अगर स्थिति है जो भी करेक्शन है, तो ये सेकेंडरी मार्केट में हो भी सकता है, पर प्राइमरी मार्केट में इतने करेक्शन बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्डर टू बिल्डर, जैसे अमित जी ने कहा कि डिपेंड्स ऑन हाउ डेस्परेट ही इज, तो बिल्डर टू बिल्डर देयर माइट बी डेस्परेशन, बट स्टिल देयर इज नो गैप फॉर करेक्शन। वो गैप करेक्शन का काफी सिकुड़ गया है, सफोकेट हो चुका है, स्क्वीज हो चुका है, तो उसके पास इतने मार्जिन नहीं कि 20% नीचे उतर आए। सो आई डिसएग्री ऑन दैट 20-30%, 40% जो भी बातें हो रही हैं, दे मे बी इरेटिक वन टाइम सेटलमेंट और डेस्परेट स्ट्रेस सेल ऑफ स्पेसिफिक अपार्टमेंट और स्पेसिफिक विला और स्पेसिफिक फार्म हाउस, बट इट डजंट जनरलाइज द मार्केट, पूरे मार्केट को डिफाइन नहीं करता। ये मेरा मानना है। बहुत छोटा सा है। अगर आप देख लीजिए, ज्यादातर ये जो सेल्स हो रही है ये वही है कि जहां पे प्लॉट्स हैं। ऐसे मेरे पास भी 2-3 इंस्टांसेस आए जहां पे कुछ लोग थे जिन्होंने जो प्लॉट में डील करते थे और उन्होंने पहले एडवांस दे के रखा था, और वो एडवांस चेक में देने के बाद भी उन्होंने बोला कि मैंने डील कैंसिल कर ली, क्योंकि आज जब फ्यूचर में इसकी वैल्यूएशन देखता हूं इस प्रावधान के बाद, तो मुझे मालूम है कि भाव गिरते हुए दिखेंगे। तो एक तो ये है कि जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है जहां पे लैंड कनेक्टेड है, और ये फार्म हाउसेज हैं, तो अगर आप देख लीजिए तो वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थे। जो प्लस रेडी रेकलर वहां अलाउ कर रहा था उनको कैश पेमेंट। अगर 1.5 साल से देखे तो ये कह सकते हैं कि करेक्शन जो प्राइजेस में होने थे, ये 500 और 1000 नोट के बंद होने से पहले ही वो करेक्शन, तो जहां पे एक्टिवली कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पे एक्टिवली प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट है, वहां ये करेक्शन हो चुका था। अब इसके बाद और कोई करेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये विचारधारा बात है कि और कोई करेक्शन होगा जिसका ऐसा अनुमान नहीं लगता है कि और एक्स्ट्रा 20% का करेक्शन आ सकता है। तो बिल्कुल ये बातचीत बहुत रोचक हो चली है और काफी अच्छे आर्गुमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो क्या इंपैक्ट आएगा जो ब्लैक मनी का बम फटा है रियल स्टेट पर, क्योंकि जैसा हमने कहा, माना जाता है कि रियल स्टेट में बहुत सारा ब्लैक मनी है। तो अब जब ये ब्लैक मनी हटेगा यहां से, तो कहां जाएगा रियल स्टेट, कितने कम होंगे दाम, चर्चा बड़ी रोचक है। इसे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एक एपिसोड में शायद इसे पूरा नहीं कर सकते, तो अगले एपिसोड तक का इंतजार करें। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल के, जहां हम बात करेंगे कि ब्लैक मनी के ऊपर इतनी बड़ी सख्ती के बाद अब रियल एस्टेट की तस्वीर कैसे बदलने वाली। तो अगले हफ्ते होगी मुलाकात, अगले एपिसोड में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।